सारे लैटिस बता दिए थे क्या 4 टाइप्स के? यस सर। चलो ठीक है। तो 4 जो लैटिस बताए थे ना तुम लोगों को, जो सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी, फिर एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और एक और बताए थे एंड फेस सेंटर्ड। और सब में पोजीशन बता दिए थे कहाँ कहाँ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और 7 यूनिट सेल आए थे, और हर एक 7 में टोटल 4 लैटिसेस बन सकता है। तो थियोरेटिकली कितना लैटिस पॉसिबल होना चाहिए था? 7 into 4 करोगे तो टोटल 28 आना चाहिए था पॉसिबल लैटिसेस। लेकिन आउट ऑफ 28 जो है सिर्फ 14 ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए उनको 14 जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उनको जो फाइंड आउट किया था उसको ब्रेवियस नाम था उसका, इसलिए 14 ब्रेवियस लैटिस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आउट ऑफ लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, आउट ऑफ 28 पॉसिबल लैटिसेस ओनली 14 आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, तो मतलब टोटल 14 ब्रेवियस लैटिस बोला जाता है इसको। अब वो लिखा देते हैं किसमें कौन कौन सा पॉसिबल है या कौन कौन सा पाया गया है नेचर में, वो सारा एक्सपेरिमेंटली आया। जैसे क्यूबिक वाला था सबसे पहला, तो क्यूबिक वाले में सिंपल क्यूबिक था, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड बीसीसी और फेस सेंटर एफसीसी, ये 3 पाया गया है। उसके बाद टेट्रागनल, टेट्रागनल में सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थो सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफसीसी और एंड फेस सेंटर्ड ईएफसी। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्थोरोम्बिक। तो टोटल अभी तक कितने आ गया? 9 आ गया नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल वाले में सिर्फ एक सिंपल क्यूबिक पाया गया। ठीक है, हेक्सागनल, हेक्सागनल वाले में सिंपल क्यूबिक ही पाया गया सर। इसके बाद मोनोक्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक में सिंपल क्यूबिक और एंड फेस सेंटर्ड। ठीक है, ये दोनों पाया गया। और एक बच गया लास्ट में ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक वाले में सिर्फ सिंपल क्यूबिक। तो काउंट करो टोटल कितने आ रहे हैं। तो ये 14 आएंगे। ठीक है, तो 14 ही नेचर में, मतलब टोटल 28 पॉसिबल था, लेकिन उसमें से 14 ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये 14 जो इनको स्टडी किया था वो ब्रेवियस नाम था, तो उनके नाम पे रखा गया 14 ब्रेवियस लैटिसेस। 14 ही आ रहा है ना, काउंट कर लो। ठीक है, हेलो यस सर। हेलो, लिख लियो इसको। चलो, तो टोटल 14 है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसमें करने वाले हैं इनका पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो हर एक चारों नहीं, 3 हम लोग मोस्टली करेंगे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इन तीनों का पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन क्या हुआ कि वॉल्यूम कवर्ड बाय एटम्स, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि जो कोई भी 4 लैटिस जो थे उसमें एटम्स सारे 100% वो एटम से ऑक्युपाइड नहीं है। एटम्स कुछ कुछ ही पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 100% वहां पे एटम्स का ऑक्यूपेंसी नहीं है। 100% वॉल्यूम जो एटम्स के द्वारा ऑक्युपाई नहीं हो रहा है, कुछ वॉल्यूम जो है वो खाली भी है। तो वो हम लोग निकालेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि कितना वॉल्यूम एटम से ऑक्युपाइड होगा, वही चीज बताता है पैकिंग फ्रैक्शन। तो इट टेल्स अबाउट what fraction of total volume is
occupied by atoms. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ पैकिंग फ्रैक्शन को पीएफ से डिनोट कर सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल एटम्स इन वन यूनिट सेल में। अगर हम लोग बात करें तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है डिवाइडेड बाय उसके वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही पैकिंग फ्रैक्शन बताएगा। यहाँ पे क्योंकि सारे एटम्स एक जैसे ही होंगे, बिल्कुल स्पेरिकल हम लोग कंसिडर करते हैं और उनका रेडियस भी बिल्कुल सेम एज्यूम करते हैं। तो इफ ऑल द एटम्स आर आइडेंटिकल, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो गया, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, मतलब इफेक्टिवली कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उस यूनिट सेल में इन वन यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो एक एटम के वॉल्यूम से उस नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा एटम्स का, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो इसको अगर मैथमेटिकली फॉर्मूला के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो गया, यहाँ देखो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, जेड इफेक्टिव से। ठीक है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स एक यूनिट सेल में कितना होगा वो बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको जेड से डिनोट किया जाता है। जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या हो जाएगा 4/3, स्पेयर एज्यूम कर रहे हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस आर एज्यूम कर लो तो 4/3 पाई आर क्यूब, और डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल अगर क्यूबिकल है तो वॉल्यूम उसका एज लेंथ का क्यूब कर लोगे, एक क्यूब होता है। ठीक है, या फिर दूसरा होगा तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे जनरली क्यूबिकल ही लेंगे इस चैप्टर में हम लोग, तो उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारे का निकालेंगे। इसमें एक और टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली है क्या, इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम्स विच विल टच ए पर्टिकुलर एटम। तो किसी पर्टिकुलर एटम का अगर हम लोग बात करें तो उसको कितने नियरेस्ट एटम उसको टच कर रहे होंगे, तो जितने भी नियरेस्ट एटम टोटल उसको टच कर रहे होंगे किसी पर्टिकुलर एटम को, तो टोटल एटम्स को काउंट कर लोगे और जो भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स उसको टच कर रहे होंगे तो वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दिख रहा है ना स्क्रीन? हेलो सर। चलो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक से। फर्स्ट सिंपल क्यूबिक, या फिर इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव लैटिस भी बोला जाता है। सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक में कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है। बताए थे इसमें एटम्स कहाँ प्रेजेंट होगा सिंपल क्यूबिक वाले में, एटम्स कहाँ पाया जाता है सिंपल क्यूबिक में, बताओ। वर्टिसेस पे। सारे कॉर्नर्स पे एक एक एटम होगा। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक में अगर बोला जाए तो एटम्स कुछ इस टाइप से हैं। ठीक है, ये स्पेरिकल है, तो यहाँ पे ये 3D में एज्यूम करना इसको। ठीक है ना, ऐसे एटम्स हैं जैसे वो जो कॉर्नर होगा ना वो उसका सेंटर होगा स्फीयर का, और वो पूरा चारों बगल से होगा। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि सारे जो कॉर्नर एटम है ना आपस में कांटेक्ट में है। ठीक है, सारे कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उस टाइप का अरेंजमेंट है ये, क्योंकि बीच में तो कोई एटम है नहीं, एटम सिर्फ कॉर्नर पे ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एटम्स ऐसे प्रेजेंट होगा, सेंटर तो होगा कॉर्नर वाला, तो उसका सेंटर बन रहा होगा, लेकिन अगर आगे से ऐसे व्यू करो तो सारे कॉर्नर एटम जो है ये इस तरह से, जैसे मान लो एक एक साइड से देखें
तो ये इस तरह से होगा, ये सारे कॉर्नर एटम जो है आपस में कांटेक्ट में है। इधर से ये होगा, ये फ्रंट व्यू अगर हम लोग देखना चाहें तो ये कुछ इस टाइप का होगा, सारे कॉर्नर एटम एक दूसरे के टच में है। ठीक है, उसी तरह पीछे भी चारों एटम्स मतलब सारे 8 कॉर्नर एटम्स जो हैं एक दूसरे को टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर तुमसे पूछा जाए कि जो भी कोई भी एटम अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उस कॉर्नर वाले एटम का उस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा, बता सकते हो? कॉर्नर एटम वाले का, कोई भी अगर एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो कॉर्नर वाले एक एटम का कंट्रीब्यूशन उस पर्टिकुलर क्यूब के लिए कितना है? पूरा पूरा वो एटम तो उस क्यूब में लाई नहीं कर रहा है, उस एटम का कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन ही उस क्यूब में आ रहा है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि उस, जैसे जो क्यूब हम लोग ड्रॉ किए हैं, तो उस क्यूब में उस पर्टिकुलर कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कितना पार्ट, बता सकते हो? by 8 1/8 वॉल्यूम। हाँ, 1/8 होगा, क्योंकि वो अगर कोई भी, अगर तुम कॉर्नर वाला एटम एज्यूम करोगे तो फर्दर वो टोटल कितने क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? टोटल 8 क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। 4 क्यूब तो नीचे होंगे, मतलब जिस प्लेन में है 4 क्यूब तो वो नीचे वाले में होगा, और उसके बाद 4 क्यूब और ऊपर, जैसे नीचे जितने क्यूब्स में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसी तरह 4 ऊपर में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ओवरऑल वो टोटल जो है कोई भी कॉर्नर एटम वो 8 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो किसी एक पर्टिकुलर क्यूब के लिए उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इफेक्टिव वही z जो बता रहे थे, वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होता है। ठीक है, तो इस सिंपल क्यूबिक में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स z का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताओ? तो हमको पता है कि एटम्स यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पे हैं और कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स कितने हैं यहाँ पे? 8। तो 8 इंटू 1/8 करोगे तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया इसमें, बताओ? 1 हो गया? इसमें कोई डाउट किसी को? बोलो। नो सर। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स तो 8 हो गया, सॉरी 1 हो गया। 8 इंटू 1/8 कर दोगे तो 1 हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज बताना, यहाँ पे हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं क्यूब का एज लेंथ और एटम के रेडियस के बीच में। तो यहाँ पे तुम लोग को बताए हैं कि जितने भी कॉर्नर एटम्स होते हैं वो सारे आपस में कांटेक्ट में हैं। तो कॉर्नर एटम अगर आपस में कांटेक्ट में हैं तो वो जो, अगर निकालना चाहेंगे, 2 कॉर्नर एटम एज्यूम करो ये कांटेक्ट में है, तो इन दोनों के जब सेंटर को ज्वाइन करोगे तो इन दोनों का सेंटर क्या है, ये क्यूब के एज लेंथ के बराबर होगा या नहीं होगा, बताओ? इन दोनों का सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, अगर वो दोनों कांटेक्ट में है तो वही तो क्यूब का एज लेंथ है ना? तो अगर क्यूब का एज लेंथ अगर ए एज्यूम करोगे तो ए इज इक्वल टू, अगर इसका रेडियस अगर हम लोग आर माने, ठीक है, तो इधर भी रेडियस आर, क्योंकि आइडेंटिकल एटम्स एज्यूम करते हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 2r हो गया। ये रिलेशन समझ में आया? बोलो। ए इक्वल टू 2r। sir. चलो, तो अब हम लोग आसानी से पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रिलेशन अगर आ गया तो पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इनटू 4/3 पाई आर क्यूब और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे यूनिट सेल जो है हमारा क्यूबिकल ही है, तो एक क्यूब, क्योंकि क्यूब है तो उसका एज लेंथ का क्यूब कर दोगे वही आ जाएगा वॉल्यूम। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आया 1 और ये आ गया 4/3 पाई आर क्यूब और बाय ए को आर के टर्म्स में हम लोग निकाल चुके हैं इन दोनों के बीच का रिलेशन, तो 2r का होल क्यूब हो जाएगा। तो इनको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करके सारा वैल्यूज जब पुट करके सॉल्व करोगे तो ये देखोगे 5/6। पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू जो आएगा ये 0.52 आएगा। ठीक है, सॉल्व करने पे 0.52। तो ये हो गया सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन। तो देख रहे हो ना,
एटम्स जो है वो उस क्यूब में टोटल 52% ही वो एटम से ऑक्युपाइड है, बाकी 48% जो है उसका क्या होगा, खाली पड़ा हुआ है, वॉइड है वो जो स्पेस है ना बीच में 48%, वो स्पेस जो है वो खाली है। तो सिंपल क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी अगर तुमसे पूछा जाए तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना है इसका, मात्र 52% ही पैकिंग एफिशिएंसी है, बाकी वॉइड है। वॉइड कितना हो जाएगा इस केस में, 48% वॉइड है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल क्यूबिक के लिए। देख लो एक बार या अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मिस हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे निकालना है। तो कोई भी एक एटम एज्यूम करो तुम, और उसका ये फाइंड आउट करना है कि उसको नियरेस्ट कितने नंबर ऑफ एटम्स टच कर रहे होंगे, तो वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। काउंट करके देखो, कोई भी एक एटम ले लो, कोई भी कॉर्नर एटम ले लो, उसको विजुअलाइज करने का कोशिश करो कितने नियरेस्ट एटम्स उसको टच कर रहे होंगे। हम्म, कितना हो जाएगा, बोलो। 3. 3 ही एटम टच कर रहा होगा। 3D में सोचो ना, सारे कॉर्नर एटम यहाँ एक दूसरे के कांटेक्ट में है। 4. अरे 3 तो यहीं पे दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है उसके बारे में कौन सोचेगा। 3 तो ये डायग्राम में दिख ही रहा है। अब सर ये 8 इस ही एटम्स है ना? अरे तो ये एक यूनिट सेल तो रिपीटेड होता है ना, वो तो हम तो सिर्फ एक ही को अच्छा. कंसिडर, ऐसा थोड़ी है कि उसमें एक ही यूनिट सेल होगा। तो वो तो यूनिट सेल पूरा रिपीटेशन होता है ना सेम यूनिट सेल का। तो किसी एक पर्टिकुलर को ही कंसिडर करके हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे ना। तो सोचो कितने एटम्स, कोई भी एक एटम उठा लो, उसमें विजुअलाइज करो कितने एटम्स उसको टच 4. कर रहे हैं नियर, फिर 4। देखो जैसे हम ये एटम एज्यूम कर रहे हैं, ये पीछे वाला एटम दिख रहा है ना, इसको एक यहाँ वाला टच कर रहा है, एक नीचे वाला एटम टच कर रहा है, एक इधर वाला टच कर रहा है, 3 तो यहीं पे दिख रहा है। बाकी देखो, एक अगर यहाँ पे है तो इसके पीछे भी तो एक होगा क्यूब, और उसका जो कॉर्नर वाला आइटम होगा यहाँ पे इसको टच कर रहा होगा, बोलो। यस सर. 4 तो यहाँ हो गया, फिर एक इधर जैसे इस साइड है यहाँ पे एक, उसी तरह यहाँ वाले यहाँ भी कॉर्नर पे एक एटम होगा जो इसके टच में होगा, तो ये 5वां हो गया। और एक जैसे नीचे है उसी तरह एक ऊपर भी तो होगा, होगा ऊपर वाले कॉर्नर पे। यस सर. तो टोटल कितने आ गए, 6. और कोई होगा क्या, सोच के देख लो एक बार, कंफर्म हो लो तुम लोग, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन तुम लोग को खुद करना है। तो और भी अगर पॉसिबल है तो बताओ। या फिर इतना ही होगा। इतना ही होगा. हम्म, तो कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में आ गया 6। तो सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को, बोलो, तो आगे नेक्स्ट वाले पे। चलो, तो ये हो गया सिंपल क्यूबिक। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में भी हम लोग वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे देखो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में अरेंजमेंट क्या होगा, कॉर्नर पे तो एटम है ही, बट एक एटम बॉडी के सेंटर पे आ जाएगा। तो बॉडी के सेंटर पे आने पे क्या होता है
जैसे ही बॉडी के सेंटर पे एक एटम आ गया, अब कॉर्नर एटम्स जो हैं आपस में कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, कॉर्नर एटम्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो कॉर्नर एटम्स, अब कोई भी कॉर्नर एटम्स आपस में कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन सारे कॉर्नर एटम्स जो हैं वो जो बॉडी के सेंटर वाला जो एटम है ना उसके कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट, कॉर्नर पे तो एटम है, कांटेक्ट में नहीं है। ये जो बॉडी का सेंटर वाला एटम होगा ना, ये पूरा 3D में ऐसा सोचना, ये बॉडी का सेंटर वाला एटम कुछ ऐसा होगा, ये बड़ा सा बॉडी बॉडी के बीच में है बिल्कुल। ठीक है, और उसका सेंटर क्या होगा, जहाँ पे दोनों डायगोनल्स मीट कर रहे होंगे, उस दोनों क्यूब के दोनों बॉडी डायगोनल्स जहाँ पे मीट कर रहे होंगे वो उसका सेंटर हो जाएगा। और उस सेंटर को लेके एक बड़ा सा तुम स्पीयर एज्यूम करो, और वो ऐसा स्पीयर होगा जो अंदर से सारे क्यूब के सारे फेसेस को टच कर रहा है इंटरनली। समझ पा रहे हो ना, क्यूब का 6 फेस है, तो इंटरनली वो सारे 6 फेसेस को वो टच कर रहा होगा। ठीक है, तो ये है बॉडी सेंटर्ड का कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है। और यहाँ पे कॉर्नर एटम सब सेपरेट हो गए हैं, कोई भी कॉर्नर एटम्स आपस में कांटेक्ट में नहीं है। जैसे सिंपल क्यूबिक में वो कांटेक्ट में था, अब यहाँ पे नहीं है कॉर्नर एटम्स आपस में कांटेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ भी हम लोग इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं कितना है, उसके बाद आगे हम लोग करेंगे। तो बताओ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा बीसीसी में, बोलो तुम लोग पहले खुद बताओ तो कितना होगा। सर 2। 2 हो जाएगा। कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, यहाँ भी कॉर्नर एटम 8 है, तो 1/8 इंटू 8, तो इसकी वजह से तो 1 होगा। प्लस बॉडी के सेंटर वाला जो एटम है वो तो पूरा पूरा 100% उसी क्यूब में है, वो उससे बाहर कहीं शेयर हो ही नहीं रहा है, वो तो अंदर ही है ना, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो पूरा पूरा उसी के लिए है, तो उसका तो 1 ही हो जाएगा। तो 1 + 1 ये 2 हो गया। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बीसीसी का हो गया 2। अब यहाँ पे हमको बताना है पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको रिलेशन चाहिए किसके किसके बीच में, क्यूब के एज लेंथ और एटम के रेडियस के बीच में। ट्राई करो तो पहले तुम लोग, कुछ आ रहा है तो। क्या रिलेशन आएगा, जैसे सिंपल क्यूबिक में a = 2r आया था, यहाँ भी कुछ इसी टाइप का रिलेशन बताओ a और r के बीच में। The 4r = √3a. 4r = √3a, हाँ सही है। ठीक है, क्योंकि देखो कॉर्नर एटम्स आपस में कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन सारे कॉर्नर एटम्स जो हैं ये बॉडी के सेंटर वाले एटम के कांटेक्ट में है। तो अगर हम लोग कोई एक बॉडी डायगोनल के अलोंग अगर कोई एटम एज्यूम करो, तो बॉडी डायगोनल के अलोंग कोई एक बॉडी डायगोनल कंसिडर करो, तो बॉडी डायगोनल किससे किससे पास करेगा, देखो ये बॉडी का सेंटर वाला एटम है। ठीक है, उसी तरह ये एक ऊपर वाला टॉप मोस्ट कॉर्नर वाला एटम है, और ये एक बॉटम वाला कॉर्नर वाला एटम है। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल इन दोनों के कांटेक्ट में है। और क्यूब का बॉडी डायगोनल कितना होता है, फॉर्मूला, अगर क्यूब का एज लेंथ a है तो उसका बॉडी डायगोनल क्या हो जाएगा, √3a होता है ना, Yes. बोलो। तो अब इन सब के सेंटर को अगर ज्वाइन करोगे तो यही तो क्यूब का बॉडी डायगोनल होगा। तो क्यूब का बॉडी डायगोनल है √3a, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो इसका तो टोटल 2r आ गया, पूरा 2 रेडियस है, ये r और ये r सारे आइडेंटिकल एटम्स हैं, तो ये 4r हो गया। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आ गया, √3a = 4r। ठीक है, तो ये रिलेशन का यहाँ पे रिक्वायरमेंट था हम लोग को। अब पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन, तो ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है 2 यहाँ पे, इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a³। अब वो रिलेशन पुट कर दो, 2 × 4/3 πr³, और बाय a की जगह पे क्या पुट करोगे इन टर्म्स ऑफ r,
ये आ जाएगा 4r/√3 और इसका होल क्यूब। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6.68। तो मतलब सिंपल क्यूबिक से पैकिंग फ्रैक्शन इसका बढ़ के हो गया, सिंपल क्यूबिक में 52% था, यहाँ पे 68% हो गया। तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी 68% बढ़ गया, पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी में। और यहाँ पे वॉइड कितना हो जाएगा, 32% जो है ये वॉइड है, खाली स्पेस है अभी भी। पर पाई छूट गया है। अच्छा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये कर लेना, वैल्यू पुट करोगे, ये याद ही रखना तुम लोग, ठीक है। 0.68 हो सिंपल क्यूबिक का, 0.5 इसी का 0.68। चलो यहाँ पे एक और चीज बच गया, कोऑर्डिनेशन नंबर। बताओ इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोई भी एक एटम कंसिडर कर लो। सर 8। क्या हो, हाँ 8, क्योंकि यहाँ सेंटर वाला ही एटम ले लो। तो सेंटर वाला एटम वो कितना है, सारे कॉर्नर एटम्स के कांटेक्ट में है, तो टोटल वो कितने एटम्स उसको नियरेस्ट टच कर रहा है, 8 ही होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 8। सर कोई दूसरा आइटम लेके कर सकते हैं? हाँ कोई भी एटम लेके कर सकते हो, कॉर्नर वाला भी एटम इनफैक्ट ले सकते हो, उससे भी 8 ही आएगा, तुम लोग करके देख लो जिसको डाउट है। कोई भी एक एटम कंसिडर करो तुम, उसके अकॉर्डिंग वो इतना ही आएगा। कॉर्नर एटम ही मान के विजुअलाइज करो तुम लोग, देख लो। अरे कोई भी कॉर्नर एटम तुम कोई भी सेलेक्ट कॉर्नर करो। एटम बस बॉडी सेंटर्ड वाले एटम को टच कर रहा है और किसी को टच नहीं हाँ कर रहा है एक बाकी लैटिस किसी में। को टच नहीं कर रहा है, तो सिर्फ बॉडी सेंटर्ड वाले एटम को वो टच कर रहा है, बॉडी के सेंटर पे जो तो बस एटम है। ये काउंट कर सकते हैं हम लोग कि एक एटम के आसपास कितने क्यूब्स हो सकते हैं। हाँ तो एक एटम के पास कितने क्यूब हो सकते हैं, टोटल 8 क्यूब होगा, और आठों के बॉडी के सेंटर पे एक एक एटम तो होगा, होगा। अरे 4 क्यूब नीचे और 4 क्यूब ऊपर, वैसे ही सोच रहे हो ना। यस सर। तो कोई कॉर्नर एटम के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं हम, कॉर्नर एटम्स। तो अगर 8 क्यूब एज्यूम कर रहे हो तुम, तो कोई भी एक पर्टिकुलर कॉर्नर एटम, तो आठों क्यूब के बॉडी के सेंटर पे तो एक एक एटम होगा ना बीसीसी में। तो हर एक क्यूब के वो बॉडी के सेंटर वाले एटम को टच कर रहा होगा, तो टोटल 8 क्यूब्स हैं उसके आसपास। तो टोटल वो कितने एटम्स को टच कर रहा होगा, 8 एटम्स को टच कर रहा होगा। क्या नहीं आया समझ में? नहीं आ रहा समझ में। हम्म हेलो। नो सर। नहीं आया समझ में, चलो कॉर्नर एटम का ये तो कंट्रीब्यूशन, तो ये अगर समझ में नहीं आया तो तुम लोग बताए कैसे फिर कि कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, वही चीज तो बता रहे। कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन जैसे 1/8 लिए थे ना तुम लोग खुद ही बताए थे ना 1/8 होता है। यस सर। तो वो कैसे तुम फाइंड आउट किए, तो वो एज्यूम किए ना वहाँ की कॉर्नर एटम जो है वो टोटल 8 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस सर। तो उसी तरह वही चीज तो बोल रहे हैं हम भी। तो अगर वो 8 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है कॉर्नर एटम, तो हर एक आठों क्यूब के बॉडी के सेंटर पे तो एटम होगा। यस सर। तो वो सारे आठों बॉडी सेंटर के कांटेक्ट में होगा या नहीं होगा। यस सर होगा। तो टोटल 8 तो हो गया। तो वही चीज तो बोल रहे हैं हम। तो किसी एक को तुम कोई भी एटम ले सकते हो, उसमें कोई फिक्स नहीं है कि तुम बॉडी के सेंटर वाले एटम के रेस्पेक्ट में भी सोच लो, तो उसमें भी तुमको 8 कॉर्नर एटम्स उसके कांटेक्ट में दिखेंगे। और कॉर्नर एटम को भी लोगे तो वो 8 बॉडी सेंटर्ड एटम के टच में है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका, 8 हो गया, ठीक है। अभी भी डाउट है क्या? नो सर। चलो तो ये हो गया बीसीसी का। नेक्स्ट है
थर्ड वाला हम लोग करेंगे FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो इसमें तुम लोग को बताए थे टर्म्स कहाँ कहाँ होगा। तो एटम्स यहाँ पे सारे कॉर्नर में होता है, हर एक कॉर्नर में एटम होगा, और उसके बाद और एटम कहाँ मिलेगा, हर एक फेस के फेस सेंटर के पे। सेंटर पे। तो फेस के सेंटर पे, तो यहाँ भी वही सीन है। देखो यहाँ भी कॉर्नर एटम्स आपस में कांटेक्ट में नहीं होंगे, क्योंकि फेस के सेंटर पे अब एटम आ गया। तो फेस के सेंटर वाला जो एटम होगा ना, जैसे कोई भी फेस कंसिडर करो, जैसे अब तुम अपने रूम का सीलिंग कंसिडर करो, तो रूम के सीलिंग पे तुम एज्यूम करो कि बीच में एक एटम है, ठीक है, उस फेस के सेंटर पे, ठीक है। तो वो सीलिंग के सेंटर में जो एटम होगा, वो चारों वहां पे जो टॉप 4 कॉर्नर दिख रहे हैं, वो चारों कॉर्नर एटम के कांटेक्ट में है, लेकिन कोई भी कॉर्नर एटम आपस में कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का सीन होता है। तो फेस के सेंटर पे एटम आने की वजह से क्या होता है, कॉर्नर एटम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ 6 फेज होंगे, तो 6 सेंटर पे एटम होंगे, एक नीचे वाला हो गया। चलो, तो 1 2 3 4 5 ही आया, एक कौन सा छूट गया आगे वाला, चलो वो देख लेना। उसमें सारे 6 फेज हैं, तो सभी का सेंटर पे एटम होगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, जेड इफेक्टिव। बताओ तो इसमें कैलकुलेट करके इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं। कितना आएगा इफेक्टिव एटम्स? 5। 5। कॉर्नर एटम का 8 × 8 प्लस। चलो अब ये बताना, फेस के सेंटर वाला जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। फेस के सेंटर हाँ। वाला भी एटम हाफ होगा ना, वो टोटल 2 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो पूरा पूरा एक क्यूब में तो नहीं है। तो मतलब 2 क्यूब मिलके उसको शेयर कर रहा है, तो मतलब किसी एक क्यूब के लिए बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन हाफ। तो कॉर्नर एटम टोटल कितने हैं यहाँ पे, 6 ही तो हैं। तो 1 प्लस इधर 1 हो गया, और ये 3 हो गया, 4 हो गया ना। तो यस सर। एफसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हो गया 4। क्यूब के बीच और एज लेंथ, क्यूब का एज लेंथ और रेडियस के बीच में। √2a = 4r। √2a = 4r, क्योंकि यहाँ पे देखो, अब ये क्यूब का बॉडी डायगोनल नहीं आएगा, ठीक है। बॉडी डायगोनल के रेस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे, अब तुम लोग फेस का डायगोनल फेस का डायगोनल लेके कंसिडर करोगे। तो फेस डायगोनल अगर कंसिडर करोगे, तो कोई भी एक फेस अगर लोगे, तो फेस तो स्क्वायर ही होगा ना, क्यूब का फेस। बोलो। यस सर। तो स्क्वायर का डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a। और वो उसी तरह कंसिडर करो, टोटल वो 4r के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आ गया, √2a = 4r, ठीक है। एक मिनट रुको। हम्म, तो यहाँ पे वही रिलेशन क्या आ गया, √2a, मतलब स्क्वायर का जो या क्यूब का जो फेस का डायगोनल है √2a = ये 4r हो जाएगा।
तो यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो गया, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 है, तो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए का क्यूब, तो ए की जगह अब ये पुट कर दोगे 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ए की जगह हम पुट कर दिए 4r/√2 और इसका होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.74। तो इसमें पैकिंग फ्रैक्शन बॉडी सेंटर्ड से भी ज़्यादा बढ़ गया और ये सबसे मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि एफसीसी तक ही हम लोग पढ़ते हैं। तो ये 74% इसका एफिशिएंसी हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी। तो इन तीनों में अगर हम लोग कंपेयर करें तो सबसे मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग किस में है, एफसीसी में। सिंपल क्यूबिक में 52%, बॉडी सेंटर्ड में 68% और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 74%। इसमें वॉइड कितना हो जाएगा, 26% वॉइड हो गया, ठीक है। चलो तो ये हो गया इसमें। हाँ, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ तुम लोग, कोई भी एक एटम कंसिडर कर रहा हो उसको दे, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर। फेस सेंटर्ड एटम्स ऑपोजिट फेस वाले एटम्स को टच करता है। फेस सेंटर्ड एटम ऑपोजिट फेस के फेस सेंटर्ड एटम्स को टच करता है। सारे मतलब फेस के सेंटर पे जितना भी एटम होगा वो सारा टच कर रहा होगा एक दूसरे को। फेस के सेंटर वाला एटम तो टच हो ही रहा है, क्योंकि वो 3D में सोचो ना, एक अंदर निकला हुआ है पोर्शन, एक बाहर निकला हुआ है। उसी तरह ऊपर वाला फेस लो, कोई भी दो एडजेसेंट फेस लो, तो एडजेसेंट फेस का एक पोर्शन तो अगर अंदर कंसिडर कर रहे हो तो अंदर वाला दोनों तो टच में है ना, दोनों कांटेक्ट में होगा, तो टच कर रहे होंगे, ठीक है। तो फेस सेंटर वाले जितने भी एटम्स हैं वो सब एडजेसेंट वाले टच कर रहे होते हैं, उसका जितना भी एडजेसेंट है। ये बीच में थोड़ा सा वॉइड बचता है, तो जहाँ पे ना वो आ लोग रहा है, टच करता है वहाँ पे। नहीं आया अभी भी। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है इसमें, सोचो आराम से पता चल जाएगा। टोटल सारा काउंट करना, देखना कुछ मिस नहीं करे। तो 8। और सोचो। तो 12। 12। 12 आ रहा है सबका या नहीं आ रहा है? कैसे, कौन सा आइटम तुम लेके अज्यूम किए? तो कॉर्नर वाला। कॉर्नर आइटम का बताओ, एक्सप्लेन करो कैसे 12 आया। तो एक बड़ा सा क्यूब बनाए, उसको फिर 8 क्यूब्स में डिवाइड कर दिए,
उसमें फिर जो बीच में 3 फेसेस था जिसे जिसे कट किए थे क्यूब को, उसको फिर 4 फेसेस में डिवाइड किए कि जब कट हुआ तो फिर 3 into 4 12 आ गया। वैसे भी सोच सकते हो, 3 प्लेन में कर लो, एक्स वाई एक्स प्लेन, वाई सॉरी एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। एक्सेस वाइज डिवाइड कर दोगे तो हर एक एक्सेस में तुमको 3 3 एटम मिल जाएगा। देख लो कि हर एक एक्सेस में वो, सॉरी 4 4 एटम्स के कांटेक्ट में होगा हर एक एक्सेस में। एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन वैसे करके कंसिडर कर लो, ठीक है। तो उसमें तुमको पता चल जाएगा। जैसे कोई भी कॉर्नर एटम तुम एज्यूम करो ना, जैसे यही कॉर्नर एटम है, एक मिनट रुको, ठीक है। क्या बाकी लोग का नहीं आया 12? हेलो, बताना आया है सर, क्या? आ गया? नहीं आया। नहीं आया? चलो देखो यहाँ पे, जैसे ये कॉर्नर एटम हम लोग एज्यूम करें, कोई भी एक ले लो, ये कॉर्नर एटम है। तो ये कॉर्नर एटम कितने इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है या कितने को टच कर रहा है? तो कॉर्नर एटम तो आपस में कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ये टोटल मतलब सारे फेस के जो एडजेसेंट फेस है उसके टच में रहेगा। तो देखो ये इधर ये वाला जो एटम है, ये कितने फेस के सेंटर वाले एटम को टच कर रहा है? एक ये वाला फेस का सेंटर एटम इसको टच कर रहा होगा, कर रहा है फर्स्ट। इसी तरह ये सामने वाला जो है ये दूसरा है, नीचे वाला जो है ये तीसरा है। और कौन सा होगा? यहाँ पे तो 3 ही होगा। अगर ये वाला हम लोग कॉर्नर एटम अज्यूम कर रहे हैं तो बताओ जल्दी से। यस सर। यहाँ पे तो 3 ही है ना, 3 फेस के सेंटर यस वाले सर। एटम इसको टच कर रहे हैं। अब इसी तरह अब कैसे अज्यूम करोगे? इसके बगल वाला क्यूब अगर अज्यूम करो, क्योंकि वो टोटल देखो, वो टोटल क्या है, 8 क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। ये कॉर्नर एटम जो है यस सर। टोटल 8 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये देखो 8 क्यूब का हमको देखो वो पूरा, मतलब ये ऊपर वाले क्यूब से तो कांटेक्ट में नहीं है। ऊपर वाले क्यूब में ये कांटेक्ट में रहेगा क्या? ऊपर वाले क्यूब से तो इसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो होगा, या ऊपर वाला जो 3 फेस है उससे कोई मतलब नहीं है। हर एक क्यूब में ये टोटल ये कितने फेसेस के कांटेक्ट में आ रहा है? 3 ही फेस के एटम वाले कांटेक्ट में है ना। यस सर। देखो, तो यहाँ पे इसको 3 मिल गया, 3 फेस का है। इसी तरह इसके बगल वाले क्यूब में 3 मिलेगा, 6। फिर उस साइड वाले में 3 मिलेगा, 9। और फिर 3 उधर मिलेगा, टोटल कितने आ जाएंगे? 12। 12। तुम प्लेन वाइज भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में और जेड प्लेन में, सब में तुमको 4 4 एटम मिल जाएंगे। उस तरह भी सोच सकते हो। या फिर तुम एक फेस सेंटर्ड एटम को भी विजुअलाइज करके बता सकते हो। जैसे यहाँ कॉर्नर एटम को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ना, उसी तरह फेस के सेंटर वाले एटम को एज्यूम करके देखो तो 12 आ रहा है। कोई भी एक फेस का सेंटर वाला एटम ले लो। यस सर, 4 कॉर्नर्स पे, हम्म 4 एडजेसेंट फेसेस पे सामने वाले क्यूब के, और और 4 4 फेसेस के पीछे वाले क्यूब पे। पीछे वाले क्यूब में, तो आ गया 12। देखो मान लो कोई भी एक, आप जिस रूम में बैठे हो ना, उसी रूम का जो कोई एक साइड का ले लो दीवार, ठीक है, उसको कंसिडर करो, उसके सेंटर पे एटम एज्यूम करो।
ठीक है, वॉल के सेंटर पे। अब देखो वो जो वॉल एज्यूम कर रहे हो तुम, उसके सेंटर पे एटम है, तो वो क्या कर रहा है, सारे कॉर्नर एटम को टच कर रहा है, तो टोटल तो उसी में 4 आ गया। आ गया 4, 4 कॉर्नर एटम तो वहीं पे मिल गए। उसके बाद क्या होगा, वो जो कोई भी एक दीवार एज्यूम की होगे, तो उसके सेंटर वाला जो एटम है वो ऊपर छत के में होगा, फ्लोर के सेंटर पे जो एटम होगा उसके कांटेक्ट में होगा, फिर दोनों एडजेसेंट वॉल्स है, दोनों एडजेसेंट वॉल्स के सेंटर पे जो एटम होगा उसके भी तो कांटेक्ट में होगा। समझ में आ रहा है? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। तो टोटल देखो 4 कॉर्नर वाला आ गया, कॉर्नर एटम, 4 एडजेसेंट फेज वाला, मतलब एक पीछे, 4 पीछे वाला और 4 उसके जस्ट सामने वाला, वैसे ही होगा। तो टोटल कितने आ गए, 12 आ गए। यस सर। तो दोनों तरीके से तुम कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कॉर्नर एटम को ही लेके करो, फेस के सेंटर वाला भी एटम को लेके करोगे तो उतना ही आएगा, उससे उससे कोई डिफरेंस नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो दोनों से कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी में कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। 12। कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्ट याद रखना, ठीक है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया एफसीसी का, ठीक है। ये 3 हमको डिटेल में करना था, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तीनों का पैकिंग फ्रैक्शन और इफेक्टिव एटम्स भी आ गया। सिंपल क्यूबिक में कितना आया था कोऑर्डिनेशन, 6। 6। बीसीसी में कितना आया, 8। बीसीसी में कितना था, 8। 8। उसके बाद एफसीसी में 12, ठीक है। तो याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर, सब जगह कैलकुलेट नहीं करोगे ना। चलो अब कुछ क्वेश्चंस तुम लोग को दे देते हैं बनाने के लिए, ये बना के रखना, अच्छा क्वेश्चंस हैं, फिर आगे और आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको, या इसको तो भेज ही दे। ऑफ Fe and carbon in which Fe atoms make a F and the edge centers and body center. Find the empirical formula of steel, ठीक है। तो ये फर्स्ट तो पार्ट ये है। FCC प्लस BCC है। क्या चीज, तो ये FCC प्लस BCC है। हाँ मतलब उसमें कार्बन और Fe का एटम्स अलग अलग जगह पे है, तो जहां जहां है वो बताया गया है। फर्स्ट पार्ट वो हो गया, सेकंड पार्ट, व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला इफ all the atoms along one of the body diagonals are removed. Third, what will be the empirical formula if all the atoms along
one of the phase diagonals are removed. Or fourth empirical formula, if atoms along one edge are removed. ठीक है, तो ये ट्राई करके रखना चारों पार्ट। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, या फिर इसका आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, ट्राई करना इसको, नहीं तो आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको। भेज देते हैं पीडीएफ, वहीं से लिख ही लेना इसको। ठीक है, चलो तब आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। Thank you, sir. Yes, sir. ठीक।